साइंस का जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो किस तरह लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो हमारे पास फॉलोइंग यानी कि नीचे दिए गए सवाल हैं, चेक वेदर द टू लाइन्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर। आपने चेक करना है ये जो दो लाइनें हैं, मसलन क्वेश्चन नंबर ए है, इसके अंदर कितने हैं, दो लाइन्स हैं, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, यहाँ तो ये दोनों परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। तीन चीज़ें हो सकती हैं, या पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी, या इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप्स निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों की स्लोप सेम आ गई तो वो पैरेलल है, अगर दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करने से जवाब कितना आ गया, -1, तो इसका मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। और ना तो बराबर आए स्लोप और ना मल्टीप्लाई करने से -1 आए, तो फिर हम कहेंगे ना ये पैरेलल है और ना ये परपेंडिकुलर। ये तीन सवाल हैं, इनमें से जहाँ तक मेरा ख्याल है एक में पैरेलल होगी, एक में परपेंडिकुलर और एक में ना पैरेलल और ना परपेंडिकुलर होगी। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। मसलन हम कहते हैं जो स्लोप ऑफ लाइन 1 है उसको हम m1 का नाम देते हैं स्लोप, ये सिर्फ समझाने के लिए फार्मूले। तो जो लाइन 2 की स्लोप है वो m2, अगर ये दोनों पैरेलल होंगी तो m1 और m2 बराबर होंगे, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों का जो मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अच्छा, अब इसको ज़रा हम चेक करते हैं क्या जवाब आता है। जो लाइन 1 है ना, इसकी हम स्लोप निकालें, y = mx + c, तो x के साथ जो चीज़ लिखी होती है उसको मैं स्लोप का नाम दे देता हूँ। तो ये पहली लाइन है, इस वजह से मैंने इसकी स्लोप को m1 का नाम दे लिया, तो वो कितना जवाब आया, -2। और L2 की लाइन में से y = mx + c वाली फॉर्म बनाई, इसका जो m है ना उसको m2 का नाम दे लिया, उसका भी जवाब कितना आया, -2। तो अब इधर से हमें ये पता है कि m1 और m2 बराबर हैं, इसका मतलब दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अच्छा, अब उससे जो अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर हम स्लोप फाइंड करें y = mx + c वाले फार्मूले से, तो इसकी स्लोप कितनी निकली, -1/2। और फिर इसको जब सॉल्व किया तो इसकी स्लोप कितनी निकली, 1/2। अच्छा, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो जवाब कितना आता है, हाँ जी, मल्टीप्लाई करने से जवाब -1/4 आता है। कितना जवाब आता है, अच्छा वो -1 तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब दीज टू लाइन्स आर नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, क्योंकि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ना तो ये बराबर हैं, तो इसका मतलब पैरेलल भी नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करें तो -1/4 आएगा और वो -1 के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब ना ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसके बाद जो ई पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो जो लाइन 1 है इसकी हम जब स्लोप फाइंड की वो कितनी आ गई, -12 / 35। लाइन 2 की स्लोप निकाली y = mx + c वाले फार्मूले से, इसकी जो स्लोप थी उसको m1 का नाम दिया, इसकी स्लोप को m2 का नाम दिया, तो ये कितना आ गया, 35 / 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और जवाब कितना आ गया, -1। तो इसका मतलब सो दीज टू लाइन्स सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये जो कंडीशन है परपेंडिकुलर वाली उसको सेटिस्फाई कर रही है, सो दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वो कुछ इस तरह लिखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइन्स। जो हमारे पास गिवन पैरेलल लाइन्स हैं उनके दरमियान हमने फासला मालूम करना है। इसके साथ कि हमने एग्जांपल भी की थी। और स्केच द लाइन, फिर इन लाइनों को क्या करना है, स्केच करना है। आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लेइंग मिडवे बिटवीन दैम, और जो वो दो लाइनें हैं उसके दरमियान से जो लाइन गुजर रही है ना, उसकी भी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। जिस तरह ये मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनों का ग्राफ आपने ड्रा करना है। फिर इन दोनों लाइंस के दरमियान में जो है ना जगह, वहाँ से एक लाइन गुजर रही है, उसकी भी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, हम कहेंगे जी ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमारे पास x और y की वैल्यूज़ होनी चाहिए, यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होना चाहिए। तो ये जो पहले नंबर पर लाइन दी हुई है ना, इसको हम L1 का नाम दे लेते हैं। और इधर से फिर हम क्या करेंगे, एक बार ये पॉइंट मालूम कर लेंगे, ठीक है, यानी कि x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह एक बार y को पुट करेंगे 0 के बराबर, तो वहाँ से किसका जवाब आ जाएगा, x का जवाब आ जाएगा। तो x y यानी कि दो हमारे पास पॉइंट आ गए।
एक वाई एक्सिस के ऊपर और एक एक्स एक्सिस के ऊपर। फिर ये दूसरी लाइन ली, इसका भी सेम इसी तरह आपने वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेना। उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है। आप कहोगे जी कि ये हमारे पास लाइन 1 के ये पॉइंट निकला और लाइन 2 का ये पॉइंट निकला, तो इसको ड्रा करने के लिए ना इसको आपने इस तरह ड्रा करना। ये क्या लिखा हुआ है 3/4। 3/4 का मतलब होता है 0.75 यानी कि ये जो 1 है ना 1 से थोड़ा सा नीचे है। अगर मैं 0 से लेकर 1 तक इसके कितने हिस्से करूं, 4 हिस्से करूं, तो जो तीसरा हिस्सा है ना वो 75% होता है, तो वो 0.75 होता है। तो उसको इस जगह पर बनेगा ये 1 और ये 1 से थोड़ा सा नीचे। और दूसरा पॉइंट क्या है -1, तो ये कितना आ गया -1, ये 2 पॉइंट आ गए। फिर आपने ये लाइन गुजार दी। अब जो दूसरा पॉइंट है ना वो -7/3 है। अगर -7 को 3 पर डिवाइड करें तो -2.33, इसका मतलब 2 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट बनेगा, 2 से थोड़ा सा आगे, तो वो -2.33 होगा। और दूसरा पॉइंट क्या 1.75, जब 7 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1.75, इसका मतलब ये 2 से थोड़ा सा नीचे है। इसका आपने पॉइंट बनाना और यूं लाइनें ड्रा हो जाएंगी, वरना तो आपको समझ ही नहीं लगेगी 7/4 को किस जगह पर ड्रा करें। तो ये आपने ना इसको पॉइंट में चेंज करके ना आपने इसको ड्रा कर लेना, फिर ये लाइनें गुजर जाएंगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक ऐसी लाइन मालूम करनी है जो इसके दरमियान में है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप वाई एक्सिस का मिड पॉइंट निकाल लो या एक्स एक्सिस के ऊपर जो 2 पॉइंट्स हैं ना उसका मिड पॉइंट निकाल लो। तो हमने क्या किया, जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, यानी कि -1 और 0, ये जो उन्होंने दिया हुआ ये वाला पॉइंट -1 और 0, और दूसरा पॉइंट ये वाला उन्होंने दिया हुआ है -7/3 और वाई इसका क्या 0। इन दोनों के हमने एक्स की वैल्यूज़ को प्लस किया और 2 पर डिवाइड कर दिया, फिर वाई की दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पर डिवाइड किया, तो ये हमारे पास ना मिड पॉइंट आ गया ये वाला, ठीक है। वो कितना निकला -5/3। जब 5/3 आप करोगे ना तो आपके पास जवाब आ जाएगा जो वो 2 से कम होगा, तो इस वजह से वो 2 से पीछे पॉइंट आएगा। तो ये वाला आपने पॉइंट ले लेना। अब आपने क्या करना है, किसी एक लाइन की स्लोप ले लेनी है, क्योंकि अब आपने इसकी स्लोप भी तो पुट करनी है ना इस फार्मूले में y - y1 mx - x1। तो ये तो आपके पास पॉइंट निकल आए x1 y1, पीछे सिर्फ क्या रह गया, स्लोप रह गई। अब स्लोप आपकी मर्जी है, इस लाइन की स्लोप पुट कर दो या इस लाइन की स्लोप पुट कर दो, क्योंकि पैरेलल ही है ना, किसी एक लाइन की आपने स्लोप फाइंड कर लेनी है। तो इधर हमने ये जो लाइन थी ना 3x - 4y + 3 = 0, इधर अगर हम देखें ये लाइन 1 की जो स्लोप है यानी कि इक्वेशन है, वहाँ से हमने वो स्लोप निकाल ली। जब स्लोप निकाली वो कितनी आ गई 3/4। अब ये 3/4 हमने पुट करनी है m की जगह पर, और x1 y1 कौन से पुट करने हैं, मिड पॉइंट पुट करने हैं, तो वहाँ से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब थोड़े से क्वेश्चन रह गए, इनको हम जल्दी से मुकम्मल कर लेते हैं मसला। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कुछ इस तरह लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 5, -8 एंड परपेंडिकुलर टू द ज्वाइन ऑफ ए बी। यानी कि ए बी हमारे पास ना एक लाइन है, यानी कि पॉइंट्स हैं, इनको पॉइंट को मिलाने की वजह से एक लाइन बनती है। अब जो आपने मालूम करनी है ना, जो नई लाइन मालूम करनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, ये इस लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर अगर निकालनी है तो इसकी हम स्लोप निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल लेके -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। और पीछे रह गया एक पॉइंट जो आपने पुट करना होता है x1 y1, वो कौन सा पुट हो जाएगा, ये वाला 5 और -8। तो पहले हमने इसकी स्लोप निकाली, तो फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप, इसकी हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसकी स्लोप कितनी निकल आई 3/5। तो ये जो स्लोप निकली जी 3/5, तो अब हमने इधर यही कहना है, ये जो ए बी की स्लोप है ना वो कितनी है 3/5। तो ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी स्लोप कितनी होगी -5/3, कि उसका रेसिप्रोकल लिया और माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो ये आपने स्लोप डायरेक्टली लिख लेनी, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। फिर जो इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट गिवन था ना 5 और -8, उसको आपने नाम देना है x1 और y1 का। इसको आप x1 और y1 का नाम दे लो और इस फार्मूले में पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा।
अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। आपने दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन मालूम करनी है, परपेंडिकुलर लाइंस है और वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, सच डैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज़ 3। जो एक्स और वाई इंटरसेप्ट है दोनों का, उसका अगर हम प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर कितना आता है, 3 आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ज़रा मुश्किल है, इसके अंदर कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, तो अगर ये टेस्ट हुआ तो ये मैंने भी आपको दे देना है क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्यों ये वाला अक्सर बच्चे क्वेश्चन है गलत कर देते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन ज़रा सीधे सीधे हैं, उसके अंदर एक ही किस्म का मेथड इस्तेमाल हो रहा, तो इसको आपने ना ध्यान से समझना। तो वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। आपने दो पैरेलल लाइंस है उनकी इक्वेशन मालूम करनी है, और वो जो दोनों पैरेलल लाइंस है ना वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ तक तो मसला कोई नहीं है, तो वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप निकाल के उसको रेसिप्रोकल लेके -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। ये जो आगे बात करते हैं ना, सच डैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज़ 3, कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट लें और वो किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए। इसको ज़रा आपने समझना कि किस तरीके से करना। तो पहले तो हम ऐसे करते हैं, इसकी स्लोप निकालते हैं, जो हमने रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप किसके बराबर होगी। ये गिवन लाइन है, इसकी स्लोप निकाली तो कितनी आ गई, 2। अब रिक्वायर्ड लाइन, एक गिवन लाइन और दूसरी रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल लेके -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इस जगह पर आके आपने एक काम करना, ये इधर कुछ रॉन्ग भी हुआ, इसको आपने नहीं देखना, आपने ये चीज़ समझनी है। ये जो इस जगह पर साइड पे हल हुई हुई है ना, इसके अंदर इस चीज़ को आपने समझना। आपने क्या ना कि हमारे पास फार्मूला होता है y = mx + c के। अब ये जो c है ना, इस c को आपने नाम दे लेना c1 का। ये एक जर्नल फार्मूला हमने लिख लिया ना, y = mx + c, ये क्या है, जर्नल फार्मूला होता है स्ट्रेट लाइन का। अब आपने ये जो c है ना, c को नाम देना c1 का, और ये जो स्लोप है ना m, इसको आपने नाम देना m2 का। स्लोप को किसका नाम दे लेना, m2 का। और इस m2 की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि m1 स्लोप तो गिवन लाइन की थी और हमें किस लाइन की स्लोप चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप चाहिए। और रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप को हमने कितना निकाला, -1/2। इसका मतलब इस m की जगह पर हमने क्या लिखा, m2, और c की जगह क्या लिखा, c1। फिर m2 की वैल्यू आपने पुट करनी है -1/2, तो इस जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, -1/2। अब इसके बटे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 2y - x, ये -1x, नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या बन जाएगा, 2c1 बन जाएगा। अब ये जो है ना +2c1, इसको नाम आपने दे लेना c का। इसको किसका नाम दे लिया, c का। यानी कि ऊपर आपने जो c1 खुद लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि बाद में हमने c बनाना है। यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं। ये वाला स्टेप आपने गलत नहीं करना, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। तो इस तरह करके आपने एक फॉर्म बना ली, 2y = -x + c, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर हमने एक बार x इंटरसेप्ट मालूम करना और एक बार y इंटरसेप्ट मालूम करना। तो पहले हम क्या करते हैं जी, x इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। किस इक्वेशन में, ये जो भी हमने इधर बनाई है ना, ये नीचे 2y = -x + c, ये वाली इक्वेशन लिख लेनी है, और इसमें जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ आपने क्या पुट कर देना, 0 पुट कर देना। तो ये y = c इसका आंसर आएगा। फिर इसी तरह आपने क्या करना, ये जो इक्वेशन अभी आपने बनाई है, इसके अंदर आपने x को 0 पुट करना। यहाँ से आपका जवाब कितना निकल आएगा, y = c/2 निकल आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था, इन दोनों इंटरसेप्ट का अगर प्रोडक्ट लें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए। अगर इधर का क्वेश्चन देखो ना, वो कह रहे हैं सच डैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट। ये जो लाइन है ना, ये वो वैसे लगी हुई है लाइन, ये माइनस नहीं है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ
जो x की जवाब आए और y का जवाब आए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसको किसके बराबर रखो 3 के। अब ये आपसे इक्वेशन ही नहीं बनेगी अगर आपने इधर ये वाला काम नहीं किया तो आपकी इक्वेशन ही सही नहीं बनेगी। जब इक्वेशन ही सही नहीं बनेगी तो फिर x और y को आप किस तरह 0 के बराबर पुट करोगे, तो वो तो आंसर ही गलत आ जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना 2y माइनस एक्स प्लस सी, इसको आपने ध्यान से बनाना, बाकी इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसको बनाते वक्त आपने ख्याल रखना इसको m2 कहना और इसको आपने c1 का नाम देना, क्योंकि c1 ने बाद में c भी बनना जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद यहाँ से आपके पास किसका जवाब निकल आएगा, c का जवाब निकलेगा, c के 2 जवाब निकलेंगे, प्लस माइनस के रूट 6 निकलेंगे। अब ये जो c का जवाब है ना आपने ये वाली इक्वेशन में पुट करना जो इससे पिछले पेज पे नहीं हमने बनाई है, ये छोटी सी 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। तो अब वो जो प्लस c है उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, प्लस माइनस 6 लिख दिया। अब ये जो प्लस माइनस जब इस तरफ आएगा तो ऊपर वाला प्लस माइनस हो जाएगा और नीचे वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितनी लाइनें बन जाएंगी, 2 लाइन्स बन जाएंगी। तो अब आपको समझ आ गई होगी ये वाकई क्वेश्चन ऐसा है जो पहली बार कोई भी हल नहीं कर सकता। मसलन अगर कोई स्टूडेंट कहे ना कि मैंने मेरी तैयारी मुकम्मल है, उसको ये क्वेश्चन दे के देख लिया जाए ना, तो अगर उसने ये चीज़ याद की होगी ना कि ये वाले स्टेप किस तरह करने हैं, तब वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेगा, वरना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। वहाँ से पता चल जाएगा कि इसने पढ़ा हुआ है या नहीं। अच्छा, उसके बाद ये 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको भी हम मुकम्मल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो एक वर्टेक्स है पैरेललोग्राम का वो कितना है जी, 1 और 4 है। और द डायगोनल इंटरसेक्ट, जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब ये जो बीच में लाइनें होती हैं ना इनको डायगोनल कहते हैं। ये 2,1 ये इंटरसेक्ट वाला पॉइंट ये है, एंड द साइड हैव स्लोप 1 एंड -1/7। जो साइड्स की स्लोप है, एक की स्लोप 1 और एक की स्लोप कितनी है, -1/7 है। यानी कि आपको एक पॉइंट गिवन है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, जो जहाँ पर जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक वो वाला पॉइंट गिवन है, एक ये पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स गिवन है और 2 स्लोप्स की वैल्यू गिवन है, और बाकी 3 आपने खुद निकालनी है। फाइंड द अदर 3 वर्टेक्स। तो पहले तो आप निकालो मिड पॉइंट। ये देखो इसका और इसका अगर हम निकालना चाहें मिड पॉइंट तो निकल सकता। सिर्फ आप क्या करोगे, जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट का ये फार्मूला होता है, इधर आप लिखते हो एक्स वाई बराबर है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब एक्स वाई की जगह क्या लिख लेंगे, 2 1, क्योंकि ये मिड में है ना, इधर आप एक्स वाई नहीं लिखेंगे, एक्स वाई की जगह 2 और 1 लिख लेंगे। फिर इसको 2 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, 1 को इसके साथ कंपेयर करके ये हमने x2 और y2 की वैल्यू निकाल ली, यानी कि ये वाला पॉइंट हमने बड़ी आसानी से निकाल लेना। अच्छा, फिर आप क्या करो, स्लोप लो। किसकी स्लोप, ए बी की स्लोप और ए डी की स्लोप निकाल लो। जब ये आप 2 स्लोप्स निकालोगे ना और ये दोनों स्लोप्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो वहाँ से ये हमारा काम बन जाएगा। तो पहले हम स्लोप्स फाइंड करते हैं। हम कहते हैं जी ये जो हमारे पास स्लोप है ए बी की, इसको फाइंड करते हैं। तो इसके अंदर अब पॉइंट तो गिवन नहीं है, तो स्लोप दी हुई है, लेकिन उस स्लोप के अंदर हम स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन ये जो है ना x1 y1 ये नहीं है गिवन। तो 3 तो चीज़ें होती हैं, मसलन एक स्लोप होती है और 2 पॉइंट्स होते हैं, तो एक पॉइंट गिवन और एक पॉइंट गिवन नहीं है। तो स्लोप का फार्मूला लगाना है, जिस जगह पर ये लिखा होगा ना ए बी की स्लोप, मसलन ये लिखा हुआ है ना ए स्लोप ऑफ ए बी, उसकी जगह पर हम लिख देंगे -1/7, क्योंकि ये ए बी की स्लोप कितनी है, -1/7, और बाकी जो है ना x1 y1 वैसे ही आ जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। जब आप स्लोप निकालोगे ना ए डी की, यानी कि ये वाली जब स्लोप निकालोगे तो इसके अंदर आप पॉइंट पुट करोगे, ये वाला x2 y2, और इसको x1 y1 का नाम दे लेंगे। फिर इसकी स्लोप ऑफ ए डी की जगह पर हमने क्या लिख लेना, ए लिख लेना, 1 लिख लेना, फिर यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने ना बी सी की भी स्लोप निकालनी है। ये जो है ना आपके पास बी सी, इसकी भी स्लोप निकालोगे, इसकी भी स्लोप निकालोगे। अच्छा, बी सी की स्लोप किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। और अगर मैं कहूँ डी सी की स्लोप, तो डी सी की स्लोप कितनी होगी, -1/7, यानी कि आपने 4 बार स्लोप निकालनी है, यानी कि स्लोप का फार्मूला लगा के आपने इक्वेशंस बना लेनी है।
तो 4 ही हमने स्लोप्स निकाली है। देखो सबसे पहले हमने निकाली ए बी की स्लोप, फिर ए डी की स्लोप, फिर बी सी की स्लोप, और बी सी की स्लोप के बाद हमने निकाल ली डी सी की स्लोप। ठीक है, फिर वो जो 4 इक्वेशंस बनेगी ना, उनको हमने बारी बारी ना उनके कोफिशेंट सेम करने हैं। कोफिशेंट सेम करके उनको सॉल्व करेंगे तो एक बार हमारे पास x3 y3 का जवाब आ जाएगा, और फिर इसी तरह अब जो बाकी जवाब है ना वो भी निकल आएंगे, यानी कि इक्वेशंस को कंपेयर करके। तो इतना बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो फिर आपने इसको उसी वक्त हल करना, अगर आपके पास कोई और चॉइस ना हो। ठीक है, तो ये आपको कम से कम पता होना चाहिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये लेंथी क्वेश्चन है, यानी कि ये जब आएगा तो इसको कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत बड़े बड़े स्टेप हुए हुए हैं, लेकिन इसको जिस टाइम आप डायरेक्ट करोगे ना तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आपने देख लेना। अब बस ये आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा भी है, चलो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा है ये फाइंड, अच्छा ये वाला सवाल ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन। आपने ये बताना है ये जो पॉइंट है 5 और 8 इस लाइन के ऊपर है या नीचे है। ये वाला जो पॉइंट गिवन है इस लाइन के ऊपर है या नीचे है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका कि ये इधर ना सिर्फ वो तरीका बताया होगा, ठीक है, और वैसे ही आसान है। आपने क्या करना, इफ़ द साइन ऑफ कोफिशेंट ऑफ वाई, ये जो वाई का कोफिशेंट है ना इसका साइन देखना है, इधर वो क्या है नेगेटिव है। पुट द वैल्यू ऑफ गिवन पॉइंट इन द गिवन इक्वेशन, जो गिवन पॉइंट है ना उसको भी इसमें पुट करो और उसका जवाब देखो कि उसका जवाब पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। यानी कि आपने क्या करना है, एक तो 2 चीज़ों के साइन देखने हैं। एक बार ये पॉइंट बीच में पुट करके देखना है कि जो जवाब आया वो नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया। दूसरा काम क्या करना, वाई के कोफिशेंट का साइन देखना, वाई के कोफिशेंट का साइन देखना। अगर तो दोनों के होंगे ना सेम साइन, मसलन आंसर भी नेगेटिव आ गया और वाई का कोफिशेंट भी क्या नेगेटिव है, तो वो लाइन के अबव होगा, वो लाइन के अबव होगा। और अगर साइन आपका आ गया जी ओपोजिट, कि जवाब नेगेटिव आया, जवाब चलो पॉजिटिव आया और इधर वाई का कोफिशिएंट क्या नेगेटिव है, तो फिर वो लाइन के बिलो होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही काम है, ये पॉइंट इसमें पुट करना और आंसर निकालना है कि आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव। दूसरे नंबर पे आपने वाई के कोफिशिएंट को देखना, अगर दोनों के साइन सेम हुए तो लाइन के ऊपर है, अगर दोनों के साइन अपोजिट हुए तो साइन जो लाइन के नीचे है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इसके अंदर वाई का कोफिशिएंट क्या, सिर्फ साइन देखने हैं। इधर y का कोफिशिएंट क्या -3 यानी कि माइनस है। अब ये जो पॉइंट है 5 और 8 इस लाइन में पुट करो, इस लाइन में पुट करो। ये इक्वेशन लिख के ना इसको इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना, इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना, ये लाइन लिखनी है, इज इक्वल टू लगाना और x और y की वैल्यू पुट कर देनी। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो जवाब कितना आ गया -8। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, बोथ हैव सेम साइन, सो पॉइंट लाइज अबव द लाइन, तो इसका मतलब है वो पॉइंट लाइन के ऊपर है। अच्छा, अब इसका अगर आप बताओ, इसका y का कोफिशिएंट क्या है प्लस है, और जब ये वाला पॉइंट इस लाइन में हम पुट करेंगे इसका जवाब कितना आ गया नेगेटिव आ गया। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बोथ हैव ऑपोजिट साइन, सो पॉइंट्स लाइज बिलो द लाइन, तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है ये लाइन के नीचे है। और अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 30, इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है जी फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये एक आपको पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, इसके दरमियान आपने पॉइंट यानी कि जो फासला है ना वो मालूम करना। तो ये वाला ना मैंने आपको एग्जांपल में भी ये पॉइंट समझाया था कि अगर एक पॉइंट हमें गिवन हो ना, मसलन ये कोई एक x1 y1 कोई पॉइंट है और इसके पास से कोई लाइन गुजर रही है, बेशक इस तरह गुजर रही हो, इस तरह जिस तरह मर्जी लाइन गुजर रही हो। अब ये जो पॉइंट से इस लाइन तक का जो फासला होता है ये निकालने के लिए ना फार्मूला होता है। ये लाइन जो है ना इसको हम कहते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फिर ये वाला फासला जो निकालना हो इसको निकालने का ये फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c, और नीचे हमने डिवाइड कर देना होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यानी कि ये जो इक्वेशन होगी इसके अंदर आपने पॉइंट पुट करने, ये वाले पॉइंट इधर पुट करने हैं, ये वाले पॉइंट इधर पुट करने हैं
और फिर ये जो चीज़ है इसका बेशक आप मार ले लो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट और लाइन के दरमियान फासला मालूम करने का फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन को इधर देखते हैं किस तरह ये हल हुआ होगा। तो इधर ये देखो, ये जो इक्वेशन दी हुई है 6x - 4y + 9 = 0, तो ये जो शुरू वाली तीन चीज़ें हैं ना, इसको हमने मॉड में लिखना, ये जिस तरह इधर लिखी हुई हैं। और साथ क्या लिखा, x1 y1, और x1 y1 कौन से पुट होंगे, 6 और -1, यानी कि x की जगह पर 6 और y की जगह पर -1, और नीचे डिवाइड किससे करना, x1 के कोफिशेंट और y1 के, या इनके जो कोफिशेंट है ना 6 और -4 का स्केयर लेकर उससे डिवाइड करना। यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा। और उसके बाद इधर हमने क्या लिखा हुआ है, गिवन लाइन जो हमारे पास है वो किसके बराबर है जी, इस चीज़ के बराबर है, ये वाली। और साथ ये भी बताया हुआ इस लाइन के अंदर ना, ये जो x है ना, x को किससे रिप्लेस करना है, x1 से, और y को किससे रिप्लेस करना है, y1 से। तब इस जगह पर आपने ये लिखना और फिर वो वाले पॉइंट इसके अंदर पुट करने हैं। तो इस तरह ये हमारी जो एक्सरसाइज थी 4.3, ये ज़रा बड़ी एक्सरसाइज थी, ये कंप्लीट होगी और उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी।